हेलो थार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। अभी आज हम आधुनिक भारत का इतिहास जो हमारा पहले कड़ी में चल रहा है, जो पहले वाला हमारा भारत में औपनिवेशिक आक्रमण, उपनिवेशवाद भारत में जो प्रारंभ हुआ था, उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आज जो लेके आ रहा हूँ वो 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि। देखो, आधुनिक भारत का इतिहास को हम पढ़ें, जो पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ने के लिए हमको 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और 1857 की क्रांति ऐसे समझ में नहीं आएगी। 1857 की क्रांति की पहले पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी। ये क्रांति होने का कारण क्या था? तो इस क्रांति का जो कारण था वो पहले वाले वीडियो में मैंने दो कारण तो बताए थे, जिसमें जनजातीय आंदोलन भी है, साथ में किसान आंदोलन है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा और कुछ क्या क्या राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया था, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर ब्रिटिश से जो अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ था, उसका किस तरीके से हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने एक साथ पूरे पे अटैक करके, एक साथ इनके साथ युद्ध करके इन्होंने क्यों नहीं एक साथ में ही पूरे को आधिपत्य कर लिया? क्यों इन्होंने धीरे धीरे, लगभग उनको 100 वर्ष का समय लगा। पहले उन्होंने ऐसे राज्यों, जो बड़े बड़े राज्यों, उन पे आक्रमण किया, और वो उनमें भी एक साथ नहीं किया, अलग अलग तरीके से किया। किस चतुराई के साथ, किस धोखे के साथ इन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया, इसका अध्ययन हम करेंगे यहाँ पे। पहले मैं पृष्ठभूमि ये तैयार करता हूँ। इस सेशन जो चलने वाला है, आप लोगों से गुजारिश है कि ये सेशन प्रारंभ से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन से आपको 1857 की पृष्ठभूमि पूरी क्लियर हो जाएगी, कारण समझ में आ जाएगा। जब कारण आपको समझ में आ जाएगा तो उसका महत्व भी समझ में आ जाएगा। जब महत्व समझ में आ जाएगा तो 1947 में भारत जब आजाद हुआ था, तो उसमें 1857 की क्रांति का क्या योगदान था, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, तो नए नए टॉपिक लेके आगे आराम से आपको एक्सप्लेन करने में मुझे भी अभिप्रेरणा मिलेगी। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने किस तरह से भारत के ऊपर आक्रमण किया था, किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप किया था, किस तरह से पूरे भारत को अपने राजनीतिक जंजीरों में बांध लिया था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आज का जो टॉपिक है, उसमें ज्यादा जो प्रेशर रहेगा, ज्यादा जो फोकस रहेगा, वो रहेगा वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी जो थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनकी जो व्यापक सिद्धांत है, उस पर रहेगा हमारा फोकस। उससे पहले मैं कुछ और हिस्सों में उन्होंने जो वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की जो व्यापक सिद्धांत था, उन्होंने किस किस क्षेत्र पे लागू किया था, उससे पहले थोड़ा क्षेत्र और बच जाता है, जो पहले इन्होंने युद्ध करके, युद्धों के माध्यम से उन्होंने जीत करके, लोगों के अंदर फूट डाल करके कैसे इन्होंने जीते थे, उनके बारे में मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देना चाहता हूँ। ये भारत का नक्शा मैंने बनाया है, जो कि तत्कालीन समय में था, जो ये पूरा पाकिस्तान अपने अंदर था, नेपाल वाला क्षेत्र, ये ऊपर वाला पूरा क्षेत्र, इस तरह से, इस प्रकार से एक नक्शा उस टाइम था। लगभग देखा जाए तो 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये इस प्रकार का नक्शा था भारत के अंदर। जब ब्रिटिश भारत में आए थे, अंग्रेज जब आए थे, सर्वप्रथम बंगाल के अंदर उन्होंने अपना एक तरह से आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक प्रकार से उन्होंने इन पे युद्ध किया था, जो कि सबको मैंने पहले भी बताया था कि बंगाल पे उन्होंने आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के अंदर किया, और फिर उसके बाद बंगाल में सेकंड जो युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके अंदर एक त्रिकोण, एक गुट बना था। उस गुट के अंदर यहाँ के बंगाल के एक नवाब थे, अवध के नवाब थे, तथा केंद्र के अंदर यानी दिल्ली के अंदर जो मुगल बादशाह बैठे थे, शाह आलम, वो थे। या इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पे एक त्रिगुट का निर्माण किया था कि हमको ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ाई करना है, और उस लड़ाई के अंदर, इस बक्सर के युद्ध के अंदर अंग्रेजों की जीत हो गई थी और जीत गए थे। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा अंग्रेजों के
कब्जे में आ गया था, जो पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। उसके बाद आगे चलना है। आगे उस टाइम तत्काल समय में क्या था, मराठा बहुत शक्तिशाली थे। मराठा लोगों ने उनको छक्के छुड़ा दिए थे ब्रिटिश अंग्रेजों को। तो इनके साथ ये लगभग 3 युद्ध हुए थे। एक तो 1775 से शुरू हुआ, 1782 में खत्म हुआ, लगभग ये 7 साल चला। ये 1802 से 2 साल चला। और आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध हुआ था 1718। इसके अंदर इन्होंने एकदम पूर्ण रूप से इनका तहस नहस कर दिया था और पूरा मराठा क्षेत्र था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब बताऊं कि मराठाओं को जीतने का उनका कारण यही था। पहला कारण तो ये है कि मराठा जो थे वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करते थे। वो जैसे कब्जा से राजपूत शासक हो, चाहे इस टाइप में हैदराबाद वाला हो, मैसूर वाला हो, इस तरह राजपूत हो, इनके ऊपर अपना आधिपत्य यानी लड़ाई करते थे और जोर जबरदस्ती उनसे कर वसूलते थे। चौथे खिलाफ यहाँ से वसूलना शुरू कर देते थे। किसी प्रकार की सिक्योरिटी या सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं थी। इसलिए इन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ अपना मित्रता पूर्वक व्यवहार बना के नहीं रखा था, कोई समन्वय उनके साथ नहीं था। दूसरा, यहाँ पड़ोसी राज्य थे, यदि मराठाओं के साथ यदि अहमद शाह अब्दाली ने 1761 के अंदर जब युद्ध किया था, तो मराठाओं के साथ जब युद्ध किया, मराठाओं को बुरी तरह से तोड़ दिया था उन्होंने। क्योंकि इसके अंदर न तो राजपूतों ने उनका सहयोग दिया, न आसपास के और क्षेत्रों ने सहयोग दिया। इसलिए भारत के अंदर जो तत्काल समय में जितने भी शासक थे उनमें समन्वय का अभाव था, यानी एकता की कमी थी। इस वजह से मराठा हार गए थे। मराठा की जब ब्रिटिश के साथ ये 3 युद्ध हुए थे तो मराठाओं ने बुरी तरह से छक्के छुड़ा दिए थे। लगभग 1772 के आसपास इनका संघर्ष शुरू हुआ था। लास्ट में 1818 में जाकर के लगभग 40 वर्ष तक इनका युद्ध चला था और अंत में मराठाओं के अंदर आंतरिक रूप से उत्तराधिकारी के मामले को लेकर के इनमें आपस में जो संघर्ष शुरू हो गया था, उसके अंदर हस्तक्षेप करके इन्होंने अपने मौके का फायदा उठाया था। मराठाओं के साथ हो गया, हैदराबाद के निजाम के साथ भी इन्होंने, जो हैदर अली थे उनके साथ भी इसी प्रकार से 2-3 ये युद्ध किए थे। और इसके बाद ये जो 4 युद्ध हुए थे, ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, वो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत दिनों तक चले, लगभग 1767 से 1800 ईस्वी के आसपास चले। और कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इसको भी ले लिया, पूरा कब्जे में अपना ले लिया, त्रावणकोर को साथ में ले लिया। हैदराबाद वाला युद्ध हुआ था, उसी के साथ में इसको भी लपेटे में ले लिया था। इसके बाद कर्नाटक वाला क्षेत्र था, जो इस साइड में जो नीचे वाला, जो आजकल कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र पे कर्नाटक थे। कर्नाटक यहाँ पे क्या फ्रांसीसी थे, उन फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक के 2-3 युद्ध हुए थे, तो वो भी जीत लिया था। इसके बाद फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया था। अभी देखिए इसमें हुआ क्या, इतना क्षेत्र तो बलपूर्वक युद्ध करके पूरा क्षेत्र कब्जे में ले लिया। फिर लास्ट में देखिए जाके आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46, ये 3-4 साल के अंदर ये भी निपटा दिया था। पंजाब वाला क्षेत्र भी महाराणा जो रणजीत सिंह थे उनके साथ युद्ध करके इन्होंने ये भी निपटा दिया था, ये पूरा वाला क्षेत्र। अभी इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, देखो ये क्षेत्र तो इन्होंने ले लिया था और यहाँ पर तत्काल समय में पूर्ण रूप से अपना राजनीतिक स्थिर स्थापित नहीं किया था। एक बात बता देता हूँ कि बाद में जब वेलेस्ली की सहायक संधि आती है, लॉर्ड डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत आता है, उसमें देखो क्या क्यों ले गया थे व्यापकता। ये जितना भी क्षेत्र इन्होंने जीता, इन पर जीत हासिल की, तो पूर्ण रूप से यहाँ पे अपना शासक नहीं बिठाया था। वहीं का जो तत्काल शासक था, जिन्होंने इनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ देकर के अपने प्रतिद्वंदी को हराया था, इधर का ही रहने वाला था वो राजा, उसी को यहाँ पे राजा घोषित कर दिया, उसी को यहाँ पे नवाब घोषित कर दिया। क्योंकि तत्काल समय में अंग्रेजों के पास इतना मैन पावर नहीं था, इतना प्रशासनिक शक्ति यहाँ पे स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की कमी थी और इतनी यहाँ पे भाषा की भी कमी थी। इसलिए यदि डायरेक्ट ये भी अपना शासन स्थापित कर देंगे तो फिर उनका जो कर भूराजस्व से लेना था वो बहुत मुश्किल हो जाता था और एक साथ जनता भड़क जाती थी। और यहाँ के राजाओं को साथ में लेकर के इन चापलूसी के साथ धोखा किया था। चापलूसी, दूरदर्शिता, मतलब इनके अंदर बहुत ही कूटनीति थी कि यहाँ के राजा एक राजा के जो उत्तराधिकारी थे वो आपस में लड़ते थे तो उनका एक पक्ष को अपने पक्ष में कर लेते थे और उसके बाद उनके साथ मिलकर के इस पे आक्रमण करते थे, जीत लेते थे। जो जीत जाता उसके अंग्रेजों के साथ होता था उनको वहां का शासक बना देते थे और शासक बना के ये पूरा क्षेत्र इसी प्रकार से इन्होंने कैप्चर किया था। उसके बाद उनके साथ कुछ न कुछ शर्तें समझौता हो जाता था, उन्हीं के मुताबिक उनको भूराजस्व देना प्रारंभ कर दिया। इनको टाइम मिल गया था कि हमको एक प्रशासनिक संगठन बहुत बड़ा तैयार करना है, प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने हैं, कर्मचारी तैयार करने हैं। देखो आगे धीरे धीरे किस प्रकार से ये लोग तैयार करते हैं।
तत्काल समय में एकदम से इन्होंने अपना कब्जा नहीं किया था। सिर्फ आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने भूराज से इकट्ठा उनका उद्देश्य था। बाकी राजनीतिक जो ढांचा था उसमें यहाँ के भारत के जो भी नवाब या मुस्लिम शासक था या फिर कोई हिंदू राजपूत शासक था, उन्हीं का उस क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रखी थी कि यहाँ पे कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट अपना उत्कर्ष, अपना जो साम्राज्य बढ़ा रहा था, वो इस साइड से पूरा एशिया की तरफ बढ़ रहा था। तो इन अंग्रेजों को लगा अभी मुश्किल है, यहाँ पे राजपूत है और यहाँ पे पंजाब वाला सब सिख है, तो ये कहीं न कहीं नेपोलियन इधर से आएगा, इनके साथ मिलकर के हमारा तहस नहीं कर दे। जो यहाँ पे कर्नाटक युद्ध हुए थे, इन्होंने जो फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था, कहीं इसका बदला नहीं ले ले। इसलिए उन्होंने बड़े दिमाग से काम किया, बड़े चतुराई से काम किया कि राजपूतों के साथ क्या करना है। और बाकी जो रियासत बनती है, देखो 562 रियासतें थी उस समय, और ये जितना भी जीत के क्षेत्र जीता है, जितना भी इन्होंने युद्ध के माध्यम से जीता है, युद्ध करके जीता है, इसको ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो क्षेत्र बच गया जिसमें राजपूत है, कुछ हैदराबाद की रियासत मिलेगी, त्रावणकोर की रियासत मिलेगी, इस प्रकार का बीच बीच में 562, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 562 रियासतें थी। तो इस प्रकार की छोटी छोटी रियासतें भी थी, इन पे भी इनको कब्जा करना था, वो भी बड़ी चतुराई के साथ किया इन्होंने। अभी मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर जो जितने भी ये वाला क्षेत्र जीत लिया इन्होंने, ये भी जीत लिया, ये भी जीत लिया, ये भी जीत लिया, पूरा पूरा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। अभी राजपूत वाला क्षेत्र बच गया। अब राजपूत वाला क्षेत्र इन्होंने जीतने के लिए इस साइड से जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो इनको भय सता रहा था, तो वेलेजली आए थे। वेलेजली जब आए थे भारत के अंदर, लॉर्ड वेलेजली यहाँ के गवर्नर जनरल जब बन के आए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब इनके साथ कुछ न कुछ राजपूतों के साथ भी लालच देना पड़ेगा। तो राजपूतों को ये मराठा परेशान कर रहे थे, पिंडारी मराठा, ये लोग इनको परेशान कर रहे थे। तो इनके पास इतना कोई सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इतनी सेना भी नहीं थी, लेकिन इनके आपस में भी मतभेद थे, ये आपस में भी लड़ते थे, तो इनके पास एकता का भाव था। तो फिर इन्होंने महसूस किया कि अभी तो कोई बाह्य शक्ति यदि आ जाए तो उनसे हम सैनिक सहायता ले लें, उनके साथ कुछ न कुछ शर्तें कर स्थापित संधि कर लें, तो हमारा राज्य बच सकता है। तो ये तो करने वाले थे, मांगने वाले थे, इस चीज पर विचार ही कर रहे थे। और ये जो यहाँ पे बाकी क्षेत्र पे जो अंग्रेज थे, ये क्या सोच रहे थे कि कैसे भी करके ये वाला क्षेत्र हम, यदि हमारा भी इन पे भी कुछ संधि या कुछ शर्तें हो जाए, तो इधर से जो नेपोलियन बोनापार्ट आ रहे हैं उससे आसानी से लड़ पाएंगे। तो दोनों का आपस में मेल बैठ गया, आपस में मेल दोनों का, राजपूतों का, इनका, दोनों का रियासतों के साथ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका भी बैठ गया। तो लॉर्ड वेलेजली यहाँ पे गवर्नर जनरल जब बनकर के आए थे, तो उन्होंने संधि स्थापित की। एक तो देखो इसमें क्या क्या, एक तो ये सता रहा था इनको, दूसरा अंग्रेजों को, पहला था नेपोलियन बोनापार्ट का भय सता रहा था, दूसरा क्या था, दूसरा कि ये राजपूत और बाकी क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि इनके पास इतनी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए, हर क्षेत्र पे नियंत्रण करने के लिए इतने लोग थे नहीं। तो इन्होंने सोचा कि राजपूत मराठों के साथ नहीं मिल जाए, कोई और संगठन में खड़ा हो जाए, या अवध के साथ या पंजाब के साथ आपस में मिलकर ये लोग कुछ कर नहीं ले। तो इनके संगठन को तोड़ने के लिए, शक्ति यानी संगठन बनाने वाली जो एकता थी, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने ये जो चाल चली सहायक संधि वाली, ये भी चली। उसके सहायक संधि के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने किस किस उद्देश्य से ये शर्तें रखी हैं, जो मैं पहले पृष्ठभूमि आपकी तैयार कर रहा हूँ कि 1857 की क्रांति में जो सहायक संधि हुई थी, 1857 की नहीं, सहायक संधि जो हुई थी, उसके जो कारण क्या थे और उसमें शर्तें क्या थी, उस शर्तों को एक्सप्लेन एक एक करके बता रहा हूं कि यहाँ पे इनको संगठन को तोड़ना था। अभी दूसरी बात, यहाँ पे जब भूराजस्व इनको इकट्ठा करना है, इनके साथ शर्तें जब होगी, जब सुरक्षा इनको अंग्रेजों के हाथों में चली जाएगी, तो इस क्षेत्र का भूराजस्व इनको इकट्ठा करना है। तो भूराजस्व इकट्ठा करने के लिए इनको भेजिया यानी जासूसी भी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना भूराजस्व हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कोई न कोई इधर जितनी भी सहायक संधियां हो रही उनके बीच, उनकी प्रत्येक रियासत के अंदर यदि हम एक व्यक्ति छोड़ दें तो वो हर चीज को निगरानी रखेगा, नजर रखेगा। तो पॉलिटिकल एजेंट नाम आगे आएगा, वो इन्होंने रखना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, इनके आपस में शक्ति को तोड़ने के लिए, संगठन को तोड़ने के लिए इनके साथ ये संधि की कि आप पड़ोसी जो भी राज्य है, इसके साथ किसी भी प्रकार के, बिना हमारी परमिशन आप किसी भी प्रकार का संगठन यानी संधि नहीं करोगे, कोई भी
किसी भी प्रकार की शर्त इनके साथ कोई आप दोस्ती या किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं रखोगे, इनसे भी दूर रहोगे। देखो कैसे जंजाल के अंदर, जाल के अंदर डाल रहे हैं अंग्रेज भारतीय रियासतों को। 3 हो गया। चौथा, इन्होंने बोला कि सेना तो रखोगे, सेना रखोगे, सेना हमारी रखोगे, सेना हम रखेंगे, सैनिक आपके होंगे, पूर्ण नियंत्रण हमारा होगा, पेमेंट आप दोगे, जो भी आदेश देंगे वो हम देंगे, वही मान्य होगा। जब आपकी आंतरिक संप्रभुता को जब कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसमें हम आपका साथ देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपको किसी भी प्रकार का हानि नहीं होने देंगे। इस प्रकार वेलेस्ली ने इन राज्यों के साथ, रियासतों के साथ संधि की थी। अभी हम इस बार ये वाला क्षेत्र तो पूरा देख लिया कि इस पे किस प्रकार से अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। अभी हम राजपूतों के साथ जो सहायक संधि हुई थी तथा अन्य रियासतों के साथ जो सहायक संधि हुई थी, उनकी एक एक शर्त के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इधर लिखेंगे वेलेस्ली की सहायक संधि, वेलेस्ली की सहायक संधि। अब देखो मैं एक एक संधि ऐसे सीधा लिख के नहीं बताऊंगा, सीधा एक लाइन लिख दूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस संधि का अंग्रेजों को क्या फायदा होने वाला था और अंग्रेजों ने किस प्रकार से फायदा लिया था, वो बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने पहली जो संधि थी वो थी कि देसी रियासतें अपनी सेना रखेंगे जिस पर अंग्रेजों का नियंत्रण। पहली ये थी। देखो कितनी चालाकी से काम किया है कि आप देशी रियासतें जितनी भी हैं हमारे साथ जब सहायक संधि करोगे तो आपको एक सेना रखनी पड़ेगी, उस सेना पर जो नियंत्रण है वो सारा हमारे हाथ में होगा, हमारे अधिकारी होंगे। अब सेना के अंदर बहुत ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है, उनको नियंत्रित करने के लिए कम ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, अधिकारियों की कम जरूरत पड़ती है, उतनी ये पूर्ति कर देंगे। लेकिन इनके पास सैनिक नहीं थे, तो बोला सेना आपकी लोग जो होंगे सेना के अंदर बच्चे होंगे वो भारतीय होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो नियंत्रण होगा वो अंग्रेज अधिकारी का होगा। किसका? अंग्रेज अधिकारी का नियंत्रण होगा। अब अंग्रेज अधिकारी का नियंत्रण क्या दूरदर्शा थी कि अंग्रेज अधिकारी यदि हमारा इसमें रहेगा तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का हलचल मचेगी या किसी भी प्रकार का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई संगठन तैयार होगा या कोई विरोधी गतिविधियां प्रारंभ होंगी तो इस अधिकारी को पता चलेगा और वो नियंत्रित कर लेगा। इसलिए बोला कि सेना आपकी होगी, नियंत्रण हमारा होगा, सेना का जो पेमेंट है वो उसी राज्य के राजा पूर्ति करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इनको कोई राजस्व नहीं उठाना पड़ेगा, उनका आर्थिक बोझ है सेना का वो नहीं उठाना पड़ेगा, और ये भी देंगे, सेना का खर्चा भी देंगे, उसके बदले हमको उस क्षेत्र का भू राजस्व इकट्ठा करके हमारे हाथ में पकड़ाएंगे और हम वो लेके चले जाएंगे। इनका ये मकसद था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का इस पे दबाव नहीं बना था कि हमको क्या करना है, हमारे किसी भी प्रकार से तो उनको प्रशासनिक व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, बस एक अंग्रेज अधिकारी रखना है और उस अंग्रेज अधिकारी का खर्चा भी ये देंगे, नियंत्रण ये रखेंगे, ये एक प्रकार का जासूसी का काम करेगा, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट किसको देगा? ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपता रहेगा। पहली इनकी ये थी, इनको नियंत्रित करने के लिए। दूसरी जो इनकी थी, किसी भी देखो सबसे 2 नंबर जो थी वो सबसे बड़ी शर्त थी कि ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इनके सबके साथ युद्ध करके फ्रांसीसियों को भगा दिया था, पुर्तगीज को भगा दिया था, डचों को भगा दिया था, डेनमार्कीज को भगा दिया था, सबको इधर से लड़ाई झगड़ा करके इनको भगा दिया था। लेकिन ये सब के सब इधर से इनकी महत्वाकांक्षा तो अभी भी बनी हुई थी कि हम वापस इंडिया में जाकर के इस प्रकार का व्यापार करें, तो इनको इस चीज का डर सता रहा था। तो इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट का इधर भय बना हुआ था, तो इन्होंने बोला कि ये आप किसी भी यूरोपियन शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं बनाओगे। क्या था? किसी भी यूरोपियन शक्ति के साथ संबंध
संबंध आप नहीं बनाओगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही था, यदि आप किसी भी यूरोपियन कंपनी के साथ यदि कोई संबंध स्थापित कर लिया या कोई संधि और कर ली तो फिर हम आप पे एक्शन लेंगे। तो देखो, कोई भी यूरोपियन शक्ति जितनी भी जो यूरोप के अंदर फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगीज है, इस प्रकार के जितने भी हैं उनके ऊपर आप किसी भी प्रकार से कोई संबंध स्थापित नहीं करोगे। वो भी रास्ता इन्होंने कट कर दिया है इनका, ताकि ये भारत के अंदर कोई और दूसरा व्यापार करने के लिए आ नहीं सके। अच्छा, उसके बाद तीसरी क्या संधि थी कि हम देखो इनकी नीति क्या चल रही थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनमें क्या बेईमानी चल रही थी कि इस क्षेत्र के अंदर हम इतना ये सब कुछ हम देखेंगे तो इस क्षेत्र का जो भूराजस्व है या इस क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था या इसके अंदर हमारे विरुद्ध कोई संगठन खड़ा नहीं हो जाए, इसको नजर में रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए बोला हमारा एक बंदा रहेगा आपके पास। उनका मतलब ये था कि इस चीजों सबकी निगरानी रखेगा। लेकिन जो इन्होंने राजपूतों के साथ, रियासतों के साथ संधि की तो उन्होंने सीधा बोला था कि एक हमारा रेजिडेंट आपकी रहेगा, पॉलिटिकल रेजिडेंट। नंबर 3 था कि एक पॉलिटिकल रेजिडेंट हमारा रहेगा उस रियासत के अंदर। वो सारी की सारी खुफिया जो रिपोर्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता रहेगा, हर बात की सूचना ये देता रहेगा। लेकिन फिर भी देखो आगे चल करके क्या होता है, ये कितना भी सतर्क और कितनी भी आंखें आगे पीछे उसने लगा ली, लेकिन 1857 का उपद्रव हो ही गया था लास्ट में। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो इसकी विफलता थी पॉलिटिकल एजेंट की, वो इसको ज्यादा विफल माना जाता है कि पॉलिटिकल एजेंट अपने क्षेत्र में ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए इस प्रकार की घटना घटित हो गई थी। और इसके बाद कंपनी के बिना, नंबर 4 जो शर्त थी, बोला कंपनी के बिना, कंपनी की अनुमति के बिना कोई विदेशी संबंध स्थापित नहीं करोगे, कोई विदेशी संबंध, कोई भी विदेशी संबंध आप किसी कंपनी की परमिशन के बिना, कंपनी की स्वीकृति के बिना आप किसी भी प्रकार का विदेशी संबंध नहीं स्थापित करोगे। इसके बाद इन्होंने बोला कि ये राज्य की सुरक्षा के बदले, यानी वो जो रियासत थी उसमें अंग्रेज उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, तो उसमें कंपनी राज्य की जितना भी ये काम करोगे तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी पर है। जब इस प्रकार की सारी शर्तें इधर स्थापित कर दी, फिर सुरक्षा किससे, डर किस बात का है? कहीं है नहीं डर, कोई विदेशी शक्ति भी नहीं आएगी, इनके साथ मिलकर के किसी प्रकार का गठबंधन भी नहीं करेगी, कोई शर्तें भी नहीं करेगी। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इनके साथ शर्तें और गठबंधन और संगठन तैयार करके यहाँ भारतीय राजाओं का एक प्रकार से सत्यानाश कर दिया था, खराब कर दिया था उनको। इस प्रकार इनको पता था कि ये जब दूसरी शक्ति के साथ मिल जाते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो जाता है। तो इन्होंने ये भी बोल दिया, सब बोल दिया, तो फिर सुरक्षा करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का खर्चा क्या लगेगा, कोई खर्चा नहीं लगने वाला। इस प्रकार इनको जकड़ना प्रारंभ किया। और लास्ट में इन्होंने ये भी बोला, 6 नंबर जो था जिसका उन्होंने कभी भी पालन नहीं किया था, इन्होंने ये बोला कि हमारा जो ये पॉलिटिकल एजेंट रहेगा और हमारे और भी अधिकारी रहेंगे, वो आपकी आंतरिक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 6वां पॉइंट यही था, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जो इन्होंने जो विवादित था वो यही था। इन्होंने जो वादा किया था नंबर 6 नंबर पॉइंट में वो वादा किया था वेलेजली ने कि हमारा कोई भी अधिकारी जो पॉलिटिकल एजेंट हम आपके क्षेत्र में, आपकी रियासत में रख रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार का आपके राज्य के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप जिस हिसाब से अपना राज्य का संचालन करोगे उसी हिसाब से आप कर सकते हो, हमको कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कभी भी इन्होंने पालन नहीं किया। इस प्रकार इन्होंने जितने भी रियासतें थी उन रियासतों के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। क्यों नहीं इनके साथ लड़ाई किया था उन्होंने? रियासतों के साथ भी तो लड़ाई करके वो कर सकते थे, पूरा आधिपत्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पास प्रशासनिक संगठन इतना नहीं था, प्रशासनिक अधिकारी इतने नहीं थे, और कहां ये पॉलिटिकल एजेंट रखे। अब
सभी के साथ यदि लड़ाई झगड़ा करके रखेंगे तो उन पे एक राजा होगा। तो ऐसी तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि कभी कोई गुट बन रहा था, कभी कोई त्रिगुट बन रहा था, कभी दो शक्तियां मिलकर अपना गुट बना रही थी, इनके सामने समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, देखो एक एक के साथ इन्होंने संधि या सहायक संधि स्थापित की। अभी हम आगे चल के बताएंगे कि किस किस ने सबसे पहले संधियां स्थापित की थी और किस तरह से सभी का एक साथ संधियां नहीं की थी। एक के पास गए, बोल हाँ ये चीज मानोगे, ठीक आप मान लेना, लेकिन आप अपने पड़ोसी यदि आप पे आक्रमण करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, उनको हम करने नहीं देंगे। और फिर दूसरे के पास गया, बोले ये साइड वाला आप पे अटैक कभी भी कर सकता है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम दे सकते हैं। तो ये रियासतों के राजा थे, उन्होंने बोला ठीक है, आप रियासतों के आप हमारी सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारी ले लीजिए और आपको जो चाहिए हम देंगे। तो वो बुराज से तो था ही था, ये सरतेरस भी साथ में। फिर आगे वाले के पास गया, उनको बोला कि ये साइड वाला है ना, ये आपको कभी भी परेशान कर सकता है, ये कभी भी राजा अपनी नीतियां बना रहा है, तो ये किसी भी प्रकार की नीति बना के आपके विरुद्ध हो सकती है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बोले क्या करें, बोले हमारे साथ संधि स्थापित कर लो, ये सहायक संधि हमारी शर्तें हैं, बहुत ही आसान है और इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला। देखिए देश रियासतों में अपनी सेना रखना है तो रखो ना, आपके पास तो ऑलरेडी पहले से सेना है, उसको रखो और उसका जो जितना खर्चा है आप पहले दे रही हो, उसमें आपका क्या जाता है। बस एक हमारा ब्रिटिश अधिकारी जो सैन्य अधिकारी रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला आपको क्या करना है, यूरोपियन शक्ति से संधि करके संगठन, यानी उनके साथ किसी भी प्रकार के मेल मिलाप रखने, तो उनके साथ मत रखो ना, यही तो हमारा एक आपसे फर्क है, तो ये मत रखो, आपको क्या कहाँ नुकसान होने वाला है। भारत तो वैसे ही सोने की चिड़िया है, आपके पास तो अपार धन संपत्ति है, प्राकृतिक संसाधन दुनिया भर के हैं, तो आपको क्या करना है यूरोपियन शक्ति के साथ संगठन करके। फिर आगे जाके बोला कि लेकिन ये बात कर लोगे तो हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा आपके पास रहेगा। बोला ठीक है रहने दो। फिर आगे बोला कि कंपनी की अनुमति के बिना लेकिन आप विदेशी ताकतों के साथ किसी भी प्रकार का संधि वार्ता या संगठन समझौता नहीं करोगे। बोले ठीक है, हमको क्या करना है संधि वार्ता समझौता, हमारा भारत तो पहले से ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भरा हुआ है, तो हमको क्या करना है, खाने पीने के लिए सब कुछ हमको प्राप्त हो ही रहा है इधर से। तो बोला कि ये जब कर लोगे तो हम आपकी शासन व्यवस्था के अंदर हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। तो इस प्रकार जब प्रारंभ हुआ तो इन्होंने सहायक संधियां इधर से राजपूत से इधर भी किया था, कुछ इधर भी रियासतें थी। तो सर्वप्रथम जो संधि हुई थी वो 1798 ईस्वी में हैदराबाद के साथ हुई थी। सहायक संधियां सर्वप्रथम हुई थी हैदराबाद के साथ। हैदराबाद कब हुई थी, 1798 ईस्वी। इसके साथ किया था, बोला हम देंगे आपको सुरक्षा, क्यों रो रहे हो, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम ही सब कुछ सर्वे सर्वा होंगे और आपको किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने देगी। उनका क्या जा रहा था, पूरा खर्चा सेना ये दे रहे थे, उनका एक अधिकारी रह रहा था, उसको भी खाना पीना दे रहे थे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आया वो आया था 1799 ईस्वी में मैसूर 1799 ईस्वी में। देखिए 1799 ईस्वी में मैसूर और आगल का ये मराठा का युद्ध हुआ था, तो ये भी एक सहायक संधि के माध्यम से लास्ट में जो इनके साथ हुआ था। युद्ध किया था इन्होंने, काफी क्षेत्र जीत लिया था, यहाँ की कमर तोड़ दी थी, यहाँ के जो राजा थे उनको तोड़ दिया था पूरी तरह से। लेकिन वो जो शर्तें उसके बाद जो शर्तें उभर के आई उनसे उनका पेट भरने वाला नहीं था, तो इन्होंने फिर सहायक संधि वाली ये 6 शर्तें लागू की ताकि पूर्ण रूप से इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर ले। तो मैसूर पे 1799 में किया, उसके बाद फिर 1801 में अवध आ गया। फिर 1801 ईस्वी में अवध आ गया। नंबर 4 ऑफ पेशवा 1800, पेशवा जो मराठा थे, पेशवा 1802 ईस्वी में। इसके बाद साथ में इसके बाद फिर राजस्थान की रियासतों ने भी किया था। लास्ट जो संधि हुई थी 1818 ईस्वी के अंदर राजस्थान की जो एक सहायक संधि हुई थी। इस प्रकार इस क्षेत्र को पूरे को इन्होंने सहायक संधि के माध्यम से पूरा कब्जे में ले लिया। अब देखिए यहाँ ये पूरा भारत का जो नक्शा है, इसके ऊपर आप नजर लगा के देखिए कि यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश राजा है, कोई भी गवर्नर या गवर्नर जनरल कहीं रखा हुआ है, इधर किसी भी प्रकार का गवर्नर जनरल उस समय नहीं था। यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उनके पास इतना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना संसाधन नहीं थे और उनको इतना प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का अनुभव भी नहीं था। लेकिन यहाँ से आदिम जमाने से यहाँ के जो शासक अपनी शासन व्यवस्था चला रहे थे, उन्हीं का उन्होंने सहारा लिया। बोले आप ही चलाओ सब कुछ, हम आपके किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे।
ये जो 6 नंबर बोला, आप ये हमारे को कोई मतलब नहीं है आपसे, आप किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था चला रहे हो, लेकिन हमको क्या मतलब है, पैसों का मतलब है, आप वो हमारी पॉकेट में डाल दीजिए, हम आपकी इसके बदले सुरक्षा करेंगे। मराठा ने इस प्रकार की कोई संधि नहीं की थी। यदि इस प्रकार से मराठे बराबर खड़े हो जाते कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसके बदले आप भूराष्ट्र दो और अपनी सेना रखो, तो हो सकता था यदि मराठों का साथ ये लोग सब दे देते रियासतों वाले, तो जो 1761 के अंदर जो एन अब्दाली के साथ पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें यदि मराठा जीत जाते तो हो सकता था भारत का इतिहास खुद बदल जाता, क्योंकि मराठा यदि जीत जाते, ये जो अंग्रेज थे जो 1761 के अंदर यहाँ पे युद्ध चल रहा था पानीपत में, तो ये पुष्टि करने एकदम चुपचाप बैठे थे, ये उकसा रहे थे लोगों को, और साथ में जो साथ देने वाला उनको पीछे कर रहे थे, और साथ नहीं देने वाला तो इंसाफ अब्दाली के जो विदेशी शक्ति थी उनके साथ कर रहे थे। तो इस प्रकार चापलूसी कर रहे थे, ये धोखा कर रहे थे, ताकि कि ये मराठा सबसे बड़ी शक्ति है जिसकी यदि कमर ये इंसाफ अब्दाली तोड़ दे तो हमारे लिए पूरा पूरा फिर आसान हो जाएगा। वैसे ही हुआ, क्योंकि इन्होंने तो धोखा ही किया है हमेशा, हमेशा इन्होंने चतुराई के साथ और लोगों में फूट डालो राज करो, इन्होंने प्रारंभ से शुरू कर दिया था। इधर भी फूट डालो, मराठों में डाला था फूट, उसके बाद हैदराबाद के निजाम के साथ भी डाला था, उसके बाद मैसूर में भी, हर जगह इन्होंने फूट डाल डाल के। देखो इतिहास के अंदर क्या है कि जब एक राजा बन जाता है तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र आता है, तो उसमें उत्तराधिकारी वाले नियम वहां पे नहीं थे, किसी भी प्रकार के उत्तराधिकारी नियम नहीं थे कि ज्येष्ठ राजा का पुत्र ज्येष्ठ है वो सबसे बड़ा है वो बनेगा या छोटे वाला बनेगा, या फिर विभाजन होगा, पूरी जो साम्राज्य था उसमें विभाजन, इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसी का उन्होंने फायदा उठाया। अब देखो वापस मुद्दे पे आते हैं कि इस वाले पूरे क्षेत्र के अंदर भारत का जो ये उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, ऊपर वाला उत्तर भारत वाला ये पूरा जो हिस्सा है, इसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य अप्रत्यक्ष रूप से हो गया था। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ के राजा संभाल रहे थे, सैन्य व्यवस्था पूरी यहाँ के राजाओं की थी, लेकिन यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी रखने के लिए सहायक संधि हो गई थी, और जितना भी भू राजस्व इन्होंने निर्धारित किया था वो समय समय पर अप एंड डाउन किया था, और किस प्रकार से कितनी प्रकार से इन्होंने भू राजस्व इकट्ठा किया था वो हम आगे पढ़ेंगे। भू राजस्व व्यवस्था की जो 3 श्रेणियां हैं उनमें क्या क्या इन्होंने संशोधन किया था, किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया था, और वो फिर हम आगे वाले चैप्टर में आगे वाले हिस्से में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम राजनीतिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकारियों की संख्या बढ़ती गई। 1833 में बता देता हूं कि 1833 के अंदर 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें पाश्चात्य शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, जिसका कारण यही था कि इनके पास प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी है। यहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं में से अधिकारी हम चुन लें तो भाषा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग यहीं की भाषा जानते हैं, तो यहीं के लोगों को हम यदि प्रशासन में यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति कर देंगे तो आसानी से ये हमारे वफादार रहेंगे, उनको अच्छा पेमेंट दे देंगे, हमारे प्रति वफादार रहेंगे। और कर्मचारी जितने भी क्लर्क के जो काम है, लिपिकीय काम है, उनमें कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए फिर भाषा की प्रॉब्लम, तो इनको अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। मैकाले की जो आई थी शिक्षा नीति आई थी वो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद यहाँ पे लागू हुई थी, और यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाने लगा। तो 1857 की क्रांति यानी लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यापकता का सिद्धांत यहाँ पे राज्य हड़प वाली नीति लागू की थी ना, तब तक यहाँ पे अधिकांश लोग हैं वो अंग्रेजी जानने लग गए थे और उनको भर्ती करना शुरू कर दिया, लिपि के कार्यों में भर्ती करना शुरू कर दिया, और कुछ अपने अधिकारी आ गए पैरेलल। उसके नीचे हमारे ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे उनको भी चुन लिया गया था, आईसीएस जिसको बोलते हैं, उनमें भी अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे नीचे के लेवल पे करना प्रारंभ कर दिया गया, ताकि ये हमारे नियंत्रण में रहे, उनको अच्छा पेमेंट दे देते थे, अपने प्रति वफादार बना के रखते थे। अब धीरे धीरे जैसे शुरू आ गया तो इधर से शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक के सिद्धांत के आधार पर यहाँ से शुरू किया। देखो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, जब 1813 के अंदर जब ईसाई मिशनरी यहाँ पे आए थे धर्म से संबंधित ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वहां पे उसमें प्रावधान कर दिया था कि कोई भी यदि ईसाई धर्म बदलेगा यानी अपना धर्मांतरण करेगा, धर्म बदलेगा, हिंदू से मुस्लिम से ईसाई आएगा, तो उत्तराधिकारी जो कानून है वो उन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बोला कि जो हमारे हिंदू या मुस्लिम में जो भी उत्तराधिकारी नियम है, जिसके बाद यदि बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप की संपत्ति का हकदार होता है, उत्तराधिकारी नियम के अनुसार वो हकदार होता है, तो यदि आप धर्म परिवर्तन कर लोगे ना तो भी आपका वो कानून लागू रहेगा। तो इस प्रकार उन्होंने धर्म के साथ साथ इनको बढ़ावा दिया। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इधर लॉर्ड डलहौजी जब भारत के अंदर
गवर्नर जनरल बनकर के आए थे, तब यहाँ पे क्या था कि जो राजा, इन्होंने दो नीतियां अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने दो नीति अपनाई थी पूरे क्षेत्र पे धीरे धीरे कब्जा करने के लिए। जो कि पूरा भारत था उसके अंदर धीरे धीरे अपना कब्जा करना और उसके बाद उच्च अधिकारियों की वहां पे नियुक्ति करना, पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखना, पूरी नजर रखने के लिए इन्होंने धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। इन्होंने दो नियम लागू किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने जो नियम है कुशासन का आरोप और गोद निषेध प्रथा निषेध, गोद प्रथा निषेध, ये दो रूल लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। ये दो रूल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किए थे। इनका मूल जो मकसद था कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था ये लोगों के द्वारा की जा रही है, इस क्षेत्र में नवाब थे, बाकी क्षेत्र के अंदर कुछ और शासक थे, बोले ये लोग जो कर रहे हैं इनसे हमको धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता की स्थानांतरित करनी है, हमको लेनी है इनसे। तो लॉर्ड डलहौजी जब आया, इस लॉर्ड जो वेलेस्ली है वो सहायक संधि करके पूरे के पूरे ऊपर अपना भूराजस्व एकत्र कलेक्शन करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इनसे इनका पेट नहीं भरा था कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि थी, सहायक संधि, इससे इनका पेट नहीं भरा था। पूरे एरिया पे तो कब्जा इन्होंने कर लिया था, लेकिन इनसे पेट नहीं भरा। बोला क्या करें, बोला राजनीतिक सत्ता की हमको प्राप्त करनी है। तो वो धीरे धीरे के लॉर्ड डलहौजी ने ये शुरू कर दिया, कुशासन का आरोप लगा के, किसी भी प्रकार से झूठा आरोप लगाएंगे, बोले आपने कुशासन के आरोप से आप शासन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपसे ये क्षेत्र लिया जाता है। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का और कुशासन का जो आरोप लगाया था वो अवध पे लगाया था। अवध के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भेजा, बोला कि आप जाइए उस राज्य के अंदर और एक दौरा कीजिए और हमको एक वहां की स्थिति की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, आप हमको प्रस्तुत करेंगे। तो वहां पे जो राजा थे, जो अवध के राजा थे, उनसे बातचीत करके बोला कि मैं पूरा आपके क्षेत्र का दौरा करूंगा। दौरा करिए, उसके बाद रिपोर्ट दिया, कैसा दिया कैसा नहीं दिया, अच्छा दिया, सकारात्मक दिया नकारात्मक, उनको सिर्फ वो रिपोर्ट लेना था। उस रिपोर्ट के आधार पे वहां के जो राजा थे उन पे भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगा दिया। बोले आप यहाँ पे शासन नहीं कर पाओगे, आप इसको छोड़ दीजिए। और जबरदस्ती अवध को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ये भी ले लिया पूर्ण रूप से। और बंगाल वाला क्षेत्र भी ले लिया, यहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया और साथ में ये वाला क्षेत्र भी आ गया। ये वाला क्षेत्र इन्होंने अवध के साथ ले लिया। फिर झांसी, इनके क्षेत्र में झांसी भी बचेगी, ये वाला क्षेत्र भी बचेगा। तो झांसी को किस तरह से उन्होंने गोद निषेध प्रथा के तहत अवध को कुशासन के आरोप लगा के, याद रखना इतिहास के अंदर ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कुशासन के आरोप लगा करके अंग्रेजों ने किस राज्य को अपना हस्तक्षेप यानी राजनीतिक हस्तक्षेप स्थापित किया था, कब्जा किया था, वो थे अवध। अवध के बाद ये जो लॉर्ड डलहौजी की जो गोद प्रथा निषेध नीति है उसको उन्होंने लागू किया। उसमें कुछ राज्य थे जिनको इन्होंने इस नीति के माध्यम से, यानी बोला कि गोद प्रथा निषेध क्या था, जिस राजा के पुत्र नहीं होगा वो गोद नहीं ले सकता। लेकिन इनकी बात पहले क्या हुई थी सहायक संधि में, बोले हम आपके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखो ये बात बोली थी, हस्तक्षेप में 6 नंबर पॉइंट बोला था, ये देखो दोनों के दोनों आंतरिक भागों में इन्होंने हस्तक्षेप किया है। गोद प्रथा थी कि जिस राजा के पुत्र नहीं होगा तो वो पुत्र अपना कैसे गोद अपने भाई का या किसी और निकट संबंधियों का पुत्र गोद लेकर के और अपनी मृत्यु के बाद उसको उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था, जो कि भारत के अंदर ऐसा इतिहास के अंदर था और चलता आ रहा था इस प्रकार। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का दूरदर्शिता देखो क्या थी, बोला इस प्रकार का गोद नहीं लोगे। तो गोद निषेध प्रथा के आधार पर जो गोद प्रथा थी उसको निषेध करके अवैध घोषित करके लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले 17 को 1848 में सर्वप्रथम 1848 में अपना कब्जे में ले लिया था, 17 को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद संबलपुर 1849, संबलपुर 1849, ऐसे कर करके धीरे धीरे एक दूसरे को एक साथ नहीं दिया उन्होंने, समय निकालने वाले, ताकि ये एक प्रकार से संगठन स्थापित हो, इनको आपस में मिलकर ये किसी प्रकार का हमारे विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा नहीं करते। उसके बाद 1800 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में 1853 में लिया था।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी और गंगाधर जो वहां के जो शासक थे रामचंद्र, उनसे संधि की थी इन्होंने कि आपको आप किसी भी प्रकार आपके यदि पुत्र नहीं है तो आप गोद लेकर के या उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हो। तो रामचंद्र ने क्या किया, गंगाधर राव को गोद ले लिया और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की रानी उनकी पत्नी थी वो बच गई थी, तो फिर उन्होंने फिर एक दामोदर राव को गोद लेकर के अपनी गद्दी पर बैठाने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया था कि मेरा आगे का जो उत्तराधिकारी होगा वो दामोदर राव होगा। लेकिन अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने इसको अवैध घोषित कर दिया। तो लास्ट में देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है जिन्होंने 1857 से पहले इनका विरोध किया था, किस प्रकार से इनसे लड़ी थी। उसके बाद 1854 में नागपुर 1854 धीरे धीरे देखो एक साथ इन्होंने रूल तो लागू किया लेकिन एक साथ इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उसके बाद कुछ और थे जैसे जैतपुर है, बघार है, जैतपुर, बघार, उदयपुर, तंजौर, इस प्रकार से इन पे अपना पूर्ण आधिपत्य राजनीतिक हस्तक्षेप कर लिया। यहाँ पे अपना अभी रखेगा ये गवर्नर जनरल, जो गवर्नर रखना प्रारंभ करेंगे, गवर्नर जनरल खुद हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी जो आए थे गवर्नर जनरल खुद थे। उसके बाद इन पे आधिपत्य स्थापित करेंगे, वहां पे एक अपना गवर्नर रखेंगे और उनके देख रेख में वहां का प्रशासन स्थापित करेंगे। इस प्रकार पूरे भारत के ऊपर इन्होंने चापलूसी के साथ धोखा करके और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना, सिर्फ आर्थिक हितों की पूर्ति अकेला नहीं था, यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप भी स्थापित किया। पूर्ण रूप से भारत का इन्होंने शोषण किया था। अब ये पूरा आधिपत्य स्थापित करने के बाद जितना भी बुरा इकट्ठा होगा वो सारा इनके पास जाएगा और पूरे प्राकृतिक संसाधनों का ये बिना किसी परमिशन लिए, बिना किसी भारतीयों की स्वीकृति के और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करेंगे, यहाँ से शोषण करेंगे, लोगों का खेती करवाएंगे तो अपनी मनमर्जी से करवाएंगे। यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन थे जैसे किसी भी प्रकार के खनिज थे उनका भी ये दोहन करेंगे, वो भी भारतीयों की बिना परमिशन के। इसलिए बिना परमिशन जो काम ये किया जाता है, दूसरे देश का प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया जाता है उसको उपनिवेश बोलते हैं। इस क्षेत्र के अंदर पूरा अपना उपनिवेश स्थापित उन्होंने कर लिया था। यहाँ से कच्चा माल लेना और ब्रिटेन भेजना, ब्रिटेन से तैयार माल यहाँ पे भेजना, इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पे चलने लगी। इसलिए इन देशों को उपनिवेशवादी देश कहा जाता है। आगे वाला जो चैप्टर करेंगे, अब देखो इस प्रकार आगे जो मेरा चैप्टर होगा वो 1857 की क्रांति का कारण बताया जाएगा। कारण मैंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी। पहले वाले के अंदर मैंने जनजातीय आंदोलन तैयार कर दिया कि जनजाति जो वनों में रहती थी, जंगलों में जो जातियां रहती थी, उनके ऊपर इन्होंने किस प्रकार से हस्तक्षेप स्थापित किया, इनको किस प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया, इन पे किस प्रकार से पुलिस बल लागू करके इनको कैसे दमन किया इनका। तो जनजाति क्षेत्र जो था उनका इनके सामने जो आंदोलन खड़ा कर दिया था। इसी के साथ साथ किसानों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किए, तो किसान आंदोलन भी प्रारंभ हो गए। और एक के साथ ये सब कुछ होने के बाद इन्होंने जितने भी कुशासन का आरोप लगाया, गोद प्रथा निषेध कर दिया और लॉर्ड डलहौजी के वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि स्थापित की गई थी लोगों के साथ, लेकिन 6 नंबर पॉइंट जो कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसका इन्होंने पालन नहीं किया। इस तरह से बहुत बड़ा एक बारूद का भंडार तैयार हो चुका था और इस बारूद के भंडार में बस चिंगारी की जरूरत थी, जो कि 1857 की क्रांति में श्रीमान जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने इसको चिंगारी दी थी। और लास्ट में किस तरह से पूरे देश के अंदर 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी, जगह जगह इनके जो आंदोलन हुए थे, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आगे वाला वीडियो हमारा रहेगा 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण, महत्व, परिणाम। ये सारे के सारे हम आगे वाली क्रांति उसमें करेंगे। उसके बाद हम आगे स्वतंत्रता आंदोलन जो चले थे उन पे हम इंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तो वो फिर आगे आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैंने ये आज 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। और आगे वाला जो हमारा जो एक विस्फोट होगा, 1857 की क्रांति का विस्फोट होगा, वहां पे किसने चिंगारी दी थी और किस प्रकार से अंग्रेजों के छक्के छुड़े थे, और उसके बाद भारत के अंदर किस प्रकार से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिस प्रकार से अपनी मनमर्जी की जा रही थी उसको किसने नियंत्रण में ले लिया, और यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव आ गया, यहाँ के सैन्य संगठन में किस प्रकार से बदलाव किया गया, वो सभी हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे।
आज हम हमारे जो ये क्लास है इस सेशन को हम यहीं पे विराम देना चाहते हैं। और विराम देने से आप लोगों से गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। आपका मोटिवेशन मेरे साथ और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करके आप लोगों के सामने डिलीवरी करूंगा। जय हिंद, जय भारत।